पाजी वापस आ गया है अपने हैशटैग्स लेके और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको बल्ले बल्ले करवाने। अब धमाकेदार एमसीक्यू मैराथन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद पाजी आपके लिए लेके आ गया है एमसीक्यू मैराथन फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। तो बस फटाफट से अपने पेन और पेपर एक्टिव करिए और धपाक से शुरू हो जाइए एमसीक्यू सॉल्व करने, टॉप 30 एमसीक्यूज ऑफ एवरी चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। चलिए शुरू करते हैं। Alright students, so let's move on to the next chapter, that is solutions, आपकी बुक 1 का पहला चैप्टर। तो पहला एमसीक्यू अगर हम देखें तो फर्स्ट एमसीक्यू जो है वो यहां पर किस तरीके से पूछा गया है, लेट्स ऑब्जर्व दिस। अब पहले क्वेश्चन में ही अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये फेवरेट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस का। कैसा पूछा है उसने पूछ लिया कि भाई बताओ इन गिवन कंपाउंड्स में से वैन हॉफ फैक्टर KCl, solution assuming that it is complete dissociation। अब KCl है भैया, सिंपल है, K प्लस Cl माइनस डिसोसिएट हो जाएगा और आपको B वैल्यू मिलेगा, दैट इज 2। अब जरा मजा देखना इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन के अंदर मजा वो इस तरीके से डाल सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपको ऐसा दिखेगा वैन हॉफ फैक्टर फॉर KCl। अब ये देखते बच्चा सीधा 2 टिक करके आ जाएगा। अरे पढ़ बच्चा, क्वेश्चन को पढ़। उसने आगे लिखा है कि अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन ना बोल के उसने यहां लिख दिया 40% डिसोसिएशन। तो वहां आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि ये अल्फा दे दिया भैया उसने 0.4, n की वैल्यू आपके पास 2 है। अब इसमें से आपको क्या ढूंढना है, I ढूंढना है। तो अल्फा इक्वल्स टू I-1 अपॉन n-1 एंड दैट्स वेयर यू विल पुट द वैल्यू दैट इज 0.4 इक्वल टू I-1 अपॉन 2-1 तो 1 हो जाएगा। इसको उधर लेके जाओगे तो I की वैल्यू 1.4 के करीब आ जाएगा। अब ये डिसोसिएशन अगर नहीं लिखा है तो जो n है वो आई, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर वैन हॉफ फैक्टर हैज टू बी ऑब्जर्व्ड और बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन ऑन हेनरीज कांस्टेंट। अब हेनरीज कांस्टेंट क्या होता है, KH। यहां पर अगर मैं हेनरीज लॉ आप लोगों को याद दिलाऊं तो बच्चा जानता है कि हेनरीज लॉ इज P ऑफ गैस इज इक्वल्स टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। बस इतना ध्यान देना कि ये जिस गैस का प्रेशर है उसी गैस का मोल फ्रैक्शन होगा कहां पर, सोल्यूशन के अंदर। ये मत भूलना, हेनरीज लॉ, और ये है आपका हेनरीज कांस्टेंट। अब ये पूछा क्या है कि वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट increases with increase in temperature, that's one, decreases with decrease in temperature, remains constant and first increases and then decreases। अब अपने को पता है ना कि यार क्या है, what is this? This is the relation that you need to remember कि KH जो है वो solubility के कैसे प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बच्चा जानता है यहां पर कि KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ये इक्वेशन में से ही आ जाता है। और अगर मैं एक गैस को लिक्विड में डालता हूं तो हम ये जानते हैं कि ये प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक है। और एक्सोथर्मिक सिस्टम में सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर मैं उस प्रोपोर्शनैलिटी को इसके साथ लिंक करूं तो सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो KH और टेम्परेचर का कैसा रिलेशन आएगा, डायरेक्ट रिलेशन आएगा। अब अगर आपने ये पाजी के साथ लिख लिया तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से टिक करके आओगे। अब इसका ऑप्शन आपको पता चल गया कि भाई जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा KH का वैल्यू बढ़ेगा फॉर अ गिवन सॉल्यूट। कहानी खत्म, आपका पहला ऑप्शन जो है वो आ जाएगा, ठीक है। चल नेक्स्ट, In which of the following cases blood cells will shrink? अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आया श्रिंकिंग के ऊपर बेस्ड, तो यू हैव टू गो इनटू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, है ना। अब ऑस्मोसिस अगेन जानते हैं हम क्या होता है। ऑस्मोसिस के अंदर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, SPM। हाँ, मैं यहां पर ये आपको बोलूंगा कि स्टार मार्क करके NCERT रीडिंग कर लेना, क्योंकि पाजी आपसे NCERT रीड करवाएगा। ऑस्मोसिस पैराग्राफ में जाके SPM कौन कौन से होते हैं उनको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये भी एक बहुत प्यारा कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन भी है और बोर्ड में पूछे जाने का तो बहुत प्यारा चांस है। इनफैक्ट अगर आप
बोर्ड 2025 का पेपर देखोगे तो उन्होंने रिवर्स ऑस्मोसिस की क्या पूछी थी, एसपीएम पूछी थी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पूछी थी। तो ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस के एसपीएम्स प्लीज एनसीईआरटी रीड करके नोट डाउन करना, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में यहां पर आके इस वीडियो के नीचे डाल देना, तो ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। अब ऑस्मोसिस में होता क्या है, हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन से, ध्यान से नोट करना ये फिगर बना के, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। Okay, this is the movement of solvent particles from dilute solution to concentrated solution, क्योंकि dilute solution में solvent के particles ज्यादा होते हैं। अब dilute solution की अगर मैं बात करूं तो osmotic pressure के टर्म्स में, ऑस्मोटिक प्रेशर में 3 डेफिनेशंस आपने पढ़ी हैं। आइसोटोनिक, आइसोटोनिक मतलब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। हाइपरटोनिक मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे के रिस्पेक्ट में ज्यादा हो, और हाइपोटोनिक ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो दूसरे के रिस्पेक्ट में कम हो। अब समझो, डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, बिकॉज पाई इज इक्वल टू एन बाय वी इंटू आर इंटू टी होता है ना। फॉर्मूलाज आते हैं, नहीं आते तो पाजी का वन शॉट जाके देख लो, मिल जाएगा उसके अंदर आपको। क्लियर है। अब n जो है वो बढ़ा तो पाई बढ़ेगा, n घटा तो पाई घटेगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन में पाई कम होगा, मतलब ये आपका हाइपो सॉल्यूशन है। देखो पाजी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखवा रहा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन इज हाइपो एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक। सो योर ऑस्मोसिस इज मूवमेंट फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड, या फिर मैं ऐसा बोलूं फ्रॉम हाइपो सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। प्लीज ये क्वेश्चन नंबर 3 मार्क करो, उसके अंदर ये छोटी छोटी चीजें नोट डाउन करो। और फिर ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो ब्लड सेल्स में आपको ध्यान रखना है, ये वैल्यू याद रखनी है कि आपका ब्लड सेल 0.9% NaCl सॉल्यूशन होता है। अब वो पूछ रहा है श्रिंक कब होगा, तो श्रिंक होने के लिए अंदर से बाहर पानी आना चाहिए, बोलो हाँ कि ना। अब अगर अंदर से बाहर आना चाहिए मतलब मूवमेंट मुझे ये चाहिए, तो डू यू एग्री कि ये आपका हाइपोटोनिक होना चाहिए और ये आपका हाइपरटोनिक होना चाहिए, मतलब बाहर 0.9% से कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। कहानी खत्म। अब अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, व्हेन प्लेस्ड इन वाटर कंटेनिंग मोर देन 0.9%। यस, पहले ऑप्शन में आ गया, बट दूसरे भी पढ़ लो। व्हेन प्लेस्ड इन वाटर कंटेनिंग लेस देन, नो। व्हेन प्लेस्ड इन वाटर कंटेनिंग 0.9, नो, ये तो आइसोटोनिक हो जाएगा, राइट। व्हेन प्लेस्ड इन डिस्टिल्ड वाटर, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बाहर डिस्टिल्ड वाटर मतलब प्योर वाटर नहीं, हमें तो बाहर ज्यादा कंसंट्रेशन वाला चाहिए। सो ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सिंपल है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लॉ विच इज स्टेटेड एज। नाउ देखो मैंने क्या बोला, मैंने अपने वन शॉट में भी आपको बताया डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब डेफिनेशन सीधा नहीं है कि डिफाइन करने के लिए पूछ लेगा, वो डेफिनेशन दे देगा और बोलेगा बताओ कौन सा लॉ है। अब ये आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। सो ऑब्जर्व, फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वॉलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। माय डियर फ्रेंड, मैक्सिमम बच्चे इसमें हेनरीज लॉ टिक करके आएंगे। नो नो नो, दिस इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की बात नहीं हो रही है, दिस इज वॉलेटाइल कंपोनेंट के वेपर प्रेशर की बात हो रही है। तो ये राउल्ट्स लॉ है भैया, प्लीज मिस मत करना। सो ऑप्शन नंबर बी यहां पर आ जाएगा। ठीक है, सो डेफिनेशन पूछे जाने का अलग तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यस बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। असर्शन हमारे पास ट्रू आ चुका है, बिल्कुल सही है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। ओ गड़बड़ हो गया, मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भैया, मोलैरिटी के नहीं है। तो यहां पर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, और जब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो मेरे बच्चे आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? असर्शन इज राइट, रीजन इज रॉन्ग। ढूंढो, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी। कहानी खत्म, पैसा हजम, आगे बढ़ेंगे। चल क्वेश्चन नंबर 6,
अगेन असर्शन रीजन ध्यान से देखिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यस बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, यस। अब देखो जब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू आ जाएं तो पाजी ने आपको ट्रिक सिखाई है, प्रीवियस एमसीक्यू मैराथन्स के जो आपके वीडियोस हैं उसमें जाके देख लो, पाजी ने ये बताया है कि जब भी दोनों ट्रू आ जाएं तो रीजन के स्टेटमेंट से वापस पूरा क्वेश्चन पढ़ना चालू करो और बीच में क्या डाल दो, बीच में डाल दो दिस इज वाई। अगर वो पूरी स्टेटमेंट सही जा रही है तो आपका ऑप्शन नंबर ए है, अदरवाइज बी है। लेट्स रीड इट। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, दिस इज व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट, फॉल्स नहीं है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। सो हेंस आपका असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंडेंट है एंड मोलैरिटी गिव्स यू द नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स एंड दिस इज व्हाई इट इज एन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बिल्कुल परफेक्टली ट्रू स्टेटमेंट आ रहा है ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पे क्वेश्चन। अब देखो जैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस आया, भाई ध्यान दो, टॉपिक में घुसो, किसकी बात हो रही है? हेनरीज लॉ की बात हो रही है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। अब देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, अभी 2 क्वेश्चन पहले हमने बताया था, उस केस में हमने आपको बताया था कि आपका जो सॉल्युबिलिटी होता है वो टेम्परेचर के कैसे प्रोपोर्शनल है, इनवर्स। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। अब क्या वो स्टेटमेंट वही बोल रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, बिल्कुल सही है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाई इज दैट सो? इट इज बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। गैस इन लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया कहानी। 2 ऑप्शन पहले निकालो, एक्सोथर्मिक एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, एक्सोथर्मिक एंड इरिवर्सिबल। अरे भाई जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी आ रही है तो ले शैटलर प्रिंसिपल लग रहा होगा, और ले शैटलर प्रिंसिपल तो लगता ही रिवर्सिबल प्रोसेस में है क्योंकि उसमें इक्विलिब्रियम आता है। तो कहानी खत्म हो गई कि रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब देखो कितना टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिया, और ये है ना एनसीईआरटी की वो सॉल्युबिलिटी वाले पैराग्राफ में ऐसे छोटी सी एकदम पिद्दू सी लाइन दी हुई है, उसमें से क्वेश्चन बना दिया। इस तरीके से आपके दिमाग के साथ वो खेलेगा एग्जामिनर। तो भैया बिल्कुल भी एकदम बढ़िया से और मजे से और अच्छे से ये क्वेश्चंस कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया भाई, दर्दनाक ग्राफ आ गया। अब इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ देखते ही आधे लोग पहले ही पागल हो जाते हैं कि इन द फॉलोइंग डायग्राम पॉइंट एक्स रिप्रेजेंट्स व्हाट। अब भैया देखो ये फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ है, पहले तो ग्राफ का नेचर देख के आपको याद तो आ जाएगा ये फ्रीजिंग पॉइंट का, क्योंकि अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ बनाऊं ना तो वो बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ ऐसा दिखता था, यहां पर ऐसे करके ये ऐसा दिखता था, है ना। थोड़ा डायग्राम देख के एस्थेटिक्स देख के याद तो आ जाता है अपने को कि हाँ ऐसा है। अब एस्थेटिक्स में ये नीचे आ रहा है ग्राफ, ठीक है। अब जब ये नीचे आ रहा है तो आपको ये ध्यान देना है कि पहले तो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, दोनों ग्राफ्स को समझ लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर आपका वेपर प्रेशर जो है वो किसके बराबर हो जाता है, वो हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो अगर आप एनसीईआरटी में जाके ये ग्राफ देखेंगे ना तो यहां पर आपको ऐसे 1 atm या 1 bar लिखा हुआ दिखेगा, बिकॉज 1 atm इज द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। उस मोमेंट में ये है आपका सॉल्वेंट का लाइन और ये है आपका सॉल्यूशन का लाइन। तो एक गिवन टेम्परेचर पे आपका सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो है, या मैं बोलूं ये वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ होता है। तो एक गिवन टेम्परेचर पे आपका सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन से ज्यादा होता है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हो तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है ना एट अ गिवन टेम्परेचर। तो आप देखो कोई भी टेम्परेचर उठा लो, हर एक टेम्परेचर पे आपका जो बॉइलिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन से ज्यादा है, करेक्ट है। अब धीरे धीरे आपने टेम्परेचर बढ़ाना चालू किया, जैसे जैसे करते गए ये पॉइंट पे आप बेसिकली पहुंचे। ध्यान से इस ग्राफ को ध्यान से समझ लो, ये पॉइंट पे ये टेम्परेचर पे आपका बॉइलिंग पॉइंट जो टेम्परेचर है वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। तो बेसिकली ये बन गया आपका टीबी नॉट।
क्लियर है, ये TB नॉट। अब देखो ध्यान से देखना, यहां पर ये चीज सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन का जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो रहा है, वो टेम्परेचर को मैंने बोल दिया TB, क्योंकि वो सॉल्यूशन का है। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू लाइंस इज बेसिकली नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेम चीज यहां पर है, सेम चीज ये वाले ग्राफ में भी है। अब इस ग्राफ में अगर आप देखो तो ये है वो लाइन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन थी। अब जरा देखो, ये ग्राफ को थोड़ा एक्सट्रापोलेट करूं तो ये, सो दिस वाज योर TB नॉट बॉइलिंग पॉइंट, नो TB, दिस वाज योर सॉल्यूशन TB, ये था आपका TB नॉट। अब अगर आप देखो इसको आप रिवर्स में टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो, तो जब आप डिक्रीज करोगे तो डिक्रीज करते 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 ये एक पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को मैं बोलूंगा, सो दिस वाज योर सॉल्वेंट का पॉइंट, सॉल्वेंट का लाइन, दिस इज द पॉइंट, Y पॉइंट, मैं यहां पर मार्क कर दिया, Y पॉइंट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। इसके बियॉन्ड आपका जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड स्टेट में चला जाएगा, यहां तक वो लिक्विड स्टेट में था, इसके बियॉन्ड वो सॉलिड में चला जाएगा। ऐसे ही जब आप किसको, सॉल्यूशन को फ्रीज करने गए, तो सॉल्यूशन को फ्रीज करते करते उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा विच इज नथिंग बट TF, ये आपका TF नॉट था और ये आपका TF है। वो जो है वो बेसिकली किसके रिस्पेक्ट में, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में वो फ्रीजिंग पॉइंट कम आएगा। सो ये TF हो गया, ये TF नॉट हो गया, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो डेल्टा TF। अब जरा देखो पूछा क्या है उसने, अगर मैं ग्राफ को हल्का सा रब करूं तो पूछा क्या है उसने, ये पॉइंट नहीं पूछा, उसने ये पॉइंट पूछा है, तो ये पॉइंट तो सॉल्यूशन की लाइन है ना, और ये पॉइंट जो है वो क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। अब नीचे जाके अगर आप देखोगे तो बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। एकदम आराम से कामनेस से जब आप इस ग्राफ को करोगे तो ये 1 मार्क आपको मिलने ही मिलने हैं। और पाजी की कक्षा में आपने ये क्वेश्चन देख लिया है, तो जब ये क्वेश्चन आपको दिखेगा तो आप अल्टीमेटली बढ़िया से क्लिक कर ही लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन इज गिवन, चूज द करेक्ट फॉलोइंग। ठीक है, अब असर्शन दिए, एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर्स रेदर देन वार्म वाटर्स। अब देखो ये बहुत प्यारा गिव रीजन क्वेश्चन है एक्चुअली में, ठीक है, बहुत साल रिपीट हुआ है, अब उसको असर्शन रीजन में पूछा जाने लगा। तो इनडायरेक्टली वो यही पूछ रहा है कि पानी में जो ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, तो गैस इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी की बात हो गई। अब क्या हम जानते हैं कि गैस इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी में टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। सो एज यू डिक्रीज द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन विल इंक्रीज, बिल्कुल सही है। सो जो उसने स्टेटमेंट लिखा है वो बिल्कुल परफेक्ट है। एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर्स, यस, टेम्परेचर डाउन करोगे तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। अब क्या बोल रहा है, डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट KH वैल्यू एट सेम टेम्परेचर, डिफरेंट gases have different value of KH at same temperature, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि KH 2 चीजों पे डिपेंड करता है। एक गिवन गैस के लिए वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, दैट्स गिवन गैस, ऑक्सीजन का ही KH वैल्यू अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होगा। लेकिन अगर आपने गैसेस को ही चेंज कर दिया, पानी के अंदर ऑक्सीजन, पानी के अंदर नाइट्रोजन, पानी के अंदर ब्रोमीन, पानी के अंदर क्लोरीन, अगर आप ये गैसेस डाल रहे हो तो इन गैसेस के नेचर के बेसिस पे आपका सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगा, सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगा तो KH की वैल्यू भी अलग अलग होगी। तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में कहीं पे भी लिंक्ड नहीं है। सो आपका assertion and reason both are true but reason is not the correct explanation. ऑप्शन नंबर B आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। परफेक्ट। चल क्वेश्चन नंबर 10, द यूनिट ऑफ इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब पहले तो ये इबिलियोस्कोपिक बोलते ही सेंटर फ्रेश याद आ जाती है ना, जीभ लपलपाए। अब देखो भैया, अब ये जीभ लपलपाए में आपको ये ध्यान देना है, डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू मोलैलिटी होता है। अब KB का यूनिट निकालना है भैया, तो डेल्टा TB बाय मोलैलिटी होगा।
डेल्टा टीबी बाय मोलैलिटी। डेल्टा टीबी का यूनिट केल्विन, दिस इज मोल पर केजी। अरे भाई ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा ना केल्विन केजी पर मोल। सो केल्विन केजी पर मोल मुझे एक तो यहां दिख रहा है, केल्विन केजी पर मोल और कहीं नहीं दिख रहा है। सो दिस इज द आंसर, कहानी खत्म। और केल्विन पर मोलैलिटी भी बोल सकते हैं उसको, क्योंकि वो मोलैलिटी के टर्म्स में ले लिया। सो ऑप्शन नंबर 1, right? In the following question, again assertion reason दे दिया, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। आराम से सांस लो यहां पर, क्योंकि अगर आपने सांस नहीं लिया तो आप फंस जाओगे। नाइट्रिक एसिड मतलब ये मिनरल एसिड हो गया। भैया पाजी का वन शॉट देख के आया तो आपको पता चल गया होगा, मिनरल एसिड आया नहीं तो ये सोल्यूशन जो है वो नेगेटिव डिविएशन हो गया। अब अगर ये नेगेटिव डिविएशन हो गया मतलब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, और वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। सो वेपर प्रेशर डिक्रीज मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। बिल्कुल सही बात कि नाइट्रिक एसिड एंड वाटर विल फॉर्म अ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। यस बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रू स्टेटमेंट है। Azeotropes are binary mixtures having same composition in the liquid and vapor phase। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। एंड माय डियर फ्रेंड, जब दोनों ट्रू आ गया तब आपको क्या करना है, रिवर्स में क्वेश्चन को पढ़ना है। Azeotropes are binary mixtures having same composition in liquid and vapor phase। This is why nitric acid and water form maximum boiling azeotrope। Is that फॉलिंग थ्रू? क्या वो रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है? तो मेरा मानना यहां पर ये है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो है ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप इसीलिए है बिकॉज इंटरैक्शंस स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं। तो अगर मिक्सचर पे ऐसा बोला होता कि इंटरैक्शन स्ट्रॉन्ग हो रही है, रीजन में ऐसा लिखा होता, तो फिर वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता। अभी के लिए ये दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, ये एजियोट्रोप के बारे में बता रहा है और वो ये एग्जांपल दे रहा है। सो दे आर बोथ इंडिपेंडेंट। दिस इज वाई में ये सेट नहीं हो रहा है कि इसकी वजह से ये एजियोट्रोप, नहीं, नो, it is not that, it is because of the interactions, right? So both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation। option number B आएगा इस particular question के लिए। question number 11 correct है। चल आगे बढ़ते हैं। which of the following formula represents Raoult's law for solution containing non-volatile solute? अरे भाई Raoult's law अगर आपको याद हो तो P is equal to P of solute plus P of solvent होता है। अब उस केस में ये तो नॉन वॉलेटाइल हो गया, तो ये भाई साहब जीरो हो गए। अब अगर ये जीरो हो गए तो P ऑफ सॉल्वेंट के बराबर हुआ। तो देखो क्या ऐसा कुछ दिया है अपने को, P टोटल इज इक्वल्स टू P ऑफ सॉल्वेंट। एक ऑप्शन दिख रहा है मुझे, ये तो हेनरीज लॉ है, ये खत्म हो गया। P ऑफ सॉल्यूट इज नो, ये भी नहीं है। P ऑफ सॉल्यूट इज नो, ये भी नहीं है। सो आपका ऑप्शन नंबर C बचा, दैट इज P ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू P ऑफ सॉल्वेंट। दिस तरीके। अब इसमें वो क्या ट्विस्ट कर सकता था? वो ट्विस्ट ये कर सकता था कि P इक्वल्स टू P नॉट सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा दे दिया होता। इंस्टेड ऑफ दिस ये दे दिया होता। यहां दो ऑप्शन दे दिए होते, एक ये और दूसरे में ये, और P नीचे लिख दिया होता बोथ B एंड C। तो बोथ बी एंड सी आपका आंसर होता इन दैट पर्टिकुलर केस। परफेक्ट है। राउल्ट्स लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इस चीज का ध्यान रखना है। अगेन न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया है। पेन एंड पेपर एक्टिव रखना है। पाजी की कक्षा का वीडियो आप नेटफ्लिक्स सीरीज की तरह देखोगे तो बिल्कुल भी कोई भी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। सो 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब ना ही ये डिसोसिएट होगा ना ही ये एसोसिएट होगा, ऐसा उसने ऑलरेडी बता दिया है। मोलर मास दे दिया है, वाज डिसॉल्व्ड इन 51.2 grams of benzene if the freezing point constant Kf of benzene is this, the freezing point of benzene will be lowered by, ठीक है। डेल्टा TF ढूंढना है अपने को, बहुत सिंपल है। सो डेल्टा TF is Kf into मोलैलिटी। बिल्कुल भी कोई भी किसी भी तरीके का गड़बड़ मत कर देना। सो 50
5.12 kF दिया हुआ है और आपको मोलैलिटी का फॉर्मूला एक्सपैंड करना पड़ेगा 1 बाय मोलर मास ऑफ बेंजीन दैट इज नहीं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट सॉरी सो 250 दैट इज गिवन 250 एंड मास ऑफ बेंजीन इन केजीज बट ग्राम्स में दिया है 51.2 तो ऊपर आप 1000 का फैक्टर लेके चल सकते हो। अब अगर आप देखोगे तो ये 0 से 0 कट हो जाएगा, ये 25 4 हो जाएगा और ये अगर मैं यहां से थोड़ी देर के लिए 100 नीचे उतारूं पॉइंट ऊपर लेके जाऊं तो ये से ये कट हो जाएगा, ये से ये कट हो जाएगा, 4/10 आ जाएगा। आपका आंसर 4/10 दैट इज 0.4 केल्विन आपका आंसर आना चाहिए। सो दैट इज योर आंसर बी। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल हैव टू सॉल्व दिस। प्लीज नोट दिस डाउन, प्लीज ये नोट करो यहां पर वीडियो को पॉज करके। चलिए लिख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वैल्यूज ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर्स। वंस अगेन अगर कुछ भी डिसोसिएशन के बारे में मेंशन नहीं है तो सीधा सीधा अज्यूम कर लो कि कंप्लीट डिसोसिएशन की बात हो रही है। अब यार सीधा सीधा क्वेश्चन है, KCl में 2 होंगे, NaCl में 2 होंगे, K2SO4 में 4 होंगे, ऐसा आपको लगेगा लेकिन कोई ऑप्शन दिखेगा नहीं। बट K2SO4 में 2 K+ और SO4 2- एक ही होता है। सो 2 + 1 दैट इज 3। सो 2 2 3 इज योर आंसर। वो ध्यान देना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में ट्विस्ट बस क्या हो सकता है, ट्विस्ट बस ये हो सकता है कि वो K2SO4 यहां दे दे और NaCl पीछे दे दे, रिस्पेक्टिवली है, बस उतना ध्यान देना। 2 2 3 की जगह पे 2 3 2 आंसर होगा, बस उस चीज का ध्यान देना है, बाकी ऑल इज गुड। क्लियर? चल क्वेश्चन नंबर 15 अगेन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। पेन और पेपर उठाएंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 4 लीटर ऑफ 0.02 मोलर aqueous solution of NaCl was diluted by adding 1 liter of water. The molarity of resultant solution is। अब अगर आप देखो तो ये डाइल्यूशन का फॉर्मूला लग रहा है ना। अब अगर आप डाइल्यूशन के फॉर्मूला में याद करो तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2 होता है, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप देखो तो M1 आपको दिया हुआ है 0.02, V1 आपको दिया हुआ है 4, M2 आपको ढूंढना है और V2 आपको दिया हुआ है 1 लीटर। सिंपल, तो आपने यहां 1 डाल दिया, आंसर निकालेंगे तो M2 की वैल्यू आएगी 0.02 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1, आंसर आ गया 0.08 मोलर। अब अगर आप देखोगे तो 0.08 तो यहां है ही नहीं, ये क्या हो गया? कहानी में ट्विस्ट कि भाई 0.08 तो है ही नहीं, तो क्वेश्चन को वापस पढ़ो। आप क्या भूल जा रहे हो, देखो क्या मिस कर दिया आपने। 4 लीटर ऑफ 0.02 मोलर aqueous solution was diluted by adding 1 liter of water। तो फाइनल वॉल्यूम आपकी अब 4 + 1 डाइल्यूट होके 5 लीटर हो चुकी है, तो वो आपको ध्यान देना है। यहां आपने जो 1 लिया है वो एक्चुअली में 5 है, इसीलिए यहां पर आपको 5 से डिवाइड करना है। अब जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपको बेसिकली क्या करना है, 0.02 इंटू 4 डिवाइडेड 0.08 डिवाइडेड बाय 5। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। अब जब आप ये करोगे तो आंसर क्या आएगा, सोचो। हाँ, सो व्हाट विल बी द आंसर, 8/5 और इंटू 100, सो 1/100। अब 8/5 सॉल्व करना है, सो 8/5 सॉल्व करने के लिए 5 1 5 आएगा, 3 5 6 तो डिवाइड बाय 100 0.16 और 0.016 डिवाइडेड बाय 100 8/5 ले भाई 8/5 0.5 1 5 3.0 सॉरी सो 1.6 है ये आंसर, उसका डिवाइड बाय 100 तो 0.06 परफेक्ट। हाँ, सो ऑप्शन नंबर डी दैट इज 4 आपका ऑप्शन आएगा 1.6। ठीक है, तो इस तरीके से आपके लैंग्वेज के साथ आपका एग्जामिनर खेलेगा है। 4 लीटर डाइल्यूट किया गया बाय एडिंग 1 लीटर, तो भैया टोटल वॉल्यूम फाइनल क्या हो जाएगा, 5 लीटर हो जाएगा, वो आपको बस ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 अगर आप देखेंगे, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स लेबल्ड एज assertion and reason, molarity of the solution changes with temperature। oh is that true, molarity changes with temperature? तो भैया फॉर्मूला हमारे पास है, क्या होता है, molarity is moles by volume। अब अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ क्या होता है, चेंज होता है। वॉल्यूम किसके साथ चेंज होता है, टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। अगर ये चेंज होता है तो मोलैरिटी भी चेंज होती है, बिल्कुल सही है। सो मोलैरिटी चेंजेस विद टेम्परेचर, परफेक्ट। मोलैरिटी इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी,
अबे क्या बकवास कर रहा है, नहीं ये नहीं होता है। हाँ, सो दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू। बस आगे आपका आंसर, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। कहानी खत्म, आगे बढ़ो। चल नेक्स्ट if 0.15 grams of solute dissolved in 15 grams of solvent, again numerical question, पेन्स उठाएंगे, गिवन डेटा लिखेंगे तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होगा। 0.15 grams dissolved in 15 grams, तो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ solute मिल गया। बॉइल्ड एट अ टेम्परेचर, is boiled at a temperature higher by, अब ये देखो लैंग्वेज देखो कि इसको जब इतने में डाला तो बॉइल्ड हायर बाय, तो मतलब ये डायरेक्टली डेल्टा टीबी दे दिया आपको। सो डेल्टा टीबी का वैल्यू आपको 0.216 दे दिया है। एंड अपने को पता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस अपने को ढूंढना है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट आपको दिया हुआ है। सो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इनटू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, एंड यहां पर 1000 का फैक्टर आ जाएगा क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट अपने को ग्राम्स में दिया है। इस चीज को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट बनाते हुए आपको फाइनल आंसर ढूंढना है। सो मोलर मास को ऊपर ले आए, केबी का वैल्यू ध्यान से 2.16 दिया हुआ है, मास आपको 0.15 दिया हुआ है, 1000 था डिवाइडेड बाय डेल्टा टीबी 0.216 है, एंड इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, तो वो भैया 15 है। अब अगर आप देखो तो कैलकुलेशंस नहीं चेक कर रहा है, वो आपका कंसेप्ट चेक कर रहा था भाई। कैलकुलेशन में तो देखो ये गया नीचे तो 100 आ गया, ये गया ऊपर तो एक और 1000 का फैक्टर आ गया, ये गया और नीचे तो 2 0 और ऐड हो गए। अब अगर आप देखो 216 से 216 कैंसिल हो जाएगा, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, और 1 2 3 4 0, तो 1 2 3 और 4 0, तो 100 बचा आपके पास, 100 ही बचा है। सो 100 इज योर आंसर एंड दैट इज वेयर ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अब देखो ऑब्जर्वेशन ही तो था, खाली डेसिमल्स को निकालो, आराम से देखो, परफेक्टली आंसर निकलेगा। और आपको भी पता है कि आपके पास हर एक एमसीक्यू के लिए there is certain amount of time in the board examinations, right? वो certain amount of time कैलकुलेट करके रखो, क्योंकि कुछ है वो नॉलेज बेस्ड है, जो आप कहीं ना कहीं एग्जाम से एक रात पहले देखे होंगे, वो टक 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 हो जाएंगे, और वहीं पे तो एक टॉपर बन जाता है, क्योंकि वो पहले 15 मिनट जो रीडिंग टाइम होता है ना, उस रीडिंग टाइम में वो खेल कर जाता है, वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन का आंसर पहले ही टिक करके रख लेता है while he or she is reading the paper during those 15 minutes, एंड जब वो पेपर चालू होता है तो पहले वो सारे वो वाले एमसीक्यूज को लगा देता है। तो देखो 16 एमसीक्यूज में से एटलीस्ट 10% की बात कर रहा हूं, 10 MCQs नहीं, 10% of your 16 questions is going to be knowledge based questions my dear friend, और वो 10% क्वेश्चन ऑलरेडी वो 15 मिनट में माइंड में सॉल्व करके बैठ गया है। बस वहीं पे उसने आपसे 15 मिनट की लीड ले ली और फाइनली उसका पेपर 30 मिनट्स पहले कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स हाउ अ टॉपर बिकम्स टॉपर, क्योंकि वो अपने पेपर को 2 बार चेक कर पा रहा है। बस उतना ही खेल है, पहले 15 मिनट को कैसे यूटिलाइज करना है वो पाजी ने आज आपको ट्रिक दे दिया है, बस उस चीज का ध्यान रखना है और आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 18, ऑन डिसॉल्विंग अमोनियम क्लोराइड इन वाटर एट रूम टेम्परेचर द सॉल्यूशन फील्स कूल टू टच। हो कूल टू टच को पहले मैंने हाईलाइट कर लिया, ओके, मतलब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ओके। Under which of the following conditions does the salt dissolve faster? अब पहले इक्वेशन बना लो बच्चा, पहले इक्वेशन बना लो। On dissolving ammonium chloride, मतलब अमोनियम क्लोराइड लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसको ऐसे लिख सकते हो, salt plus water goes to solution, this is an endothermic process। एंडो मतलब यहां पर हीट है ना, यहां पर हीट है आपके पास, एंडो यहां पर हीट है, ऐसा लिख देना। अब जब ये हीट है तो मुझे एक बात बताओ कि ये जब एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे एंडोथर्मिक डायरेक्शन फेवर होता है ना, तो भैया टेम्परेचर बढ़ाने पे जब एंडोथर्मिक डायरेक्शन फेवर होता है तो वो पूछ रहा है अंडर व्हाट कंडीशन सॉल्ट विल डिसॉल्व फास्टर, मतलब आपको सॉल्यूशन बनाना है तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो भैया देखो, पाउडर्ड सॉल्ट इन कोल्ड वाटर, नो, पाउडर्ड सॉल्ट इन हॉट वाटर, यस हॉट हो गया है मंजोत पाजी की तरह, तो बस
हॉट है। सॉल्ट क्रिस्टल्स, नो नो नो, क्रिस्टल्स होना नहीं चाहिए, बिकॉज जितना पाउडर होगा उतना रिएक्शन फास्टर होता है। केमिकल काइनेटिक्स का कॉन्सेप्ट घुसा दिया उसने सॉल्यूशंस के अंदर, ठीक है। सॉल्ट क्रिस्टल्स इन हॉट वाटर, तो क्रिस्टल आ गया, खत्म हो गई, पानी गर्म, मेरे को फर्क नहीं पड़ता इस ऑप्शन से। मेरे पहले दो ऑप्शंस होने चाहिए थे, बट कोल्ड वाटर ना रख के हॉट वाटर होना चाहिए था। एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज इन केस ऑफ एंडोथर्मिक। अब ये मैं यहां पर स्टार मार्क करके आपको लिखवा देता हूं कि अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी में इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी होती है। ये कहीं पे लिख लो और बॉक्स में डाल लो अपनी नोटबुक में। क्यों? क्योंकि ये जब तक लिखोगे नहीं तब तक आपके एग्जाम में याद आएगा नहीं। सो दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये 2023 के पेपर में पूछा गया था और सीबीएसई के एनालिसिस में जो मैंने देखा है 2023 का पेपर इज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर्स। तो हो सके तो इस एग्जाम से पहले 2023 का पेपर एक बार अपने मेंटोर्स के साथ डिस्कस कर लेना। करेक्ट है? चल, when 1 mole of benzene is mixed with 1 mole of toluene, the vapor will contain. Okay, so 1 mole of benzene mixed with 1 mole of toluene. चलिए देखते हैं, हमारे पास कुछ चीजें दे दी हैं। गिवन वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन दे दिया। सो दिस इज योर पी नॉट वैल्यू, है ना। ये पी नॉट टी है टॉलुइन, ये पी नॉट बी है। और पूछा क्या है, the toluene, the vapor will contain, vapor, so vapor phase के अंदर वैल्यू क्या होती है? वैल्यू होती है P नॉट B into mole fraction of B by P total। अब ये P टोटल कहां से निकलेगा? तो P टोटल निकलेगा आपका बेसिकली राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला यूज करके, दैट इज P नॉट B into मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस P नॉट T into मोल फ्रैक्शन ऑफ T। ये 0.5 है, ये 0.5 है, निकाल लो क्या निकलेगा। देखो क्या निकलेगा, यहां पर आ जाएगा P नॉट B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो P नॉट B आपको दिया हुआ है 12.8 इंटू 0.5 प्लस 3.85 इंटू 0.5। यूनिट्स चेक कर लेना, किलो पास्कल कोई दिक्कत नहीं है तो आप ऐड कर सकते हो। 0.5 को कॉमन निकाल लिया, इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लो। सो 12.8 प्लस 3.85, दिस इज योर P। इसको आप यहां डालोगे और Y ऑफ B दैट इज P नॉट B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B को P टोटल से डिवाइड करोगे, दोनों का वेपर फेज में कॉम्पोजिशन निकाल लोगे और फिर देखोगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो मैच हो रहा है। सो इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन एज इट फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन, अनइक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन एज इट फॉर्म्स नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब देखो बेंजीन और टॉलुइन है तो भाई सॉल्यूशन तो आइडियल है, तो ये ऑप्शन तो यहां से निकल गया, ठीक है। हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, हायर परसेंटेज ऑफ टॉलुइन, तो वो तो आपको कैलकुलेट करके ही पता चलेगा, और इसके पीछे एक थोड़ा सा और लॉजिक भी लगा सकते हो। देयर इज वन मोर लॉजिक बिहाइंड दिस। आप ये देख सकते हो कि दोनों में से किसका वेपर प्रेशर जो है, प्योर वेपर प्रेशर, किसका कम है और किसका ज्यादा है। जिसका ज्यादा है वो ज्यादा वॉलेटाइल होगा, सिंपल लॉजिक है ना। तो आप इसको ऐसे ना सॉल्व करके दूसरा अप्रोच ले सकते हो, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना दिया उसने। भाई ये ज्यादा वॉलेटाइल हो, दिस इज मोर वॉलेटाइल, तो अगर ये ज्यादा वॉलेटाइल है तो वेपर में ऑब्वियसली हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन मिलेगा आपको। सो कहानी खत्म हो गई। इज दैट ओके? सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ओके, रॉ मैंगो प्लेस्ड इन सलाइन सॉल्यूशन लूजेस वाटर एंड श्रिवल इनटू पिकल। ओके, परफेक्ट। रॉ मैंगो प्लेस्ड इन सलाइन सॉल्यूशन। अब मैंगो है तो मैंगो के अंदर की साइड पे होता है प्योर वाटर, है ना। सो अंदर डाइल्यूट सॉल्यूशन हुआ, बाहर वो बोल रहा है कि सलाइन सॉल्यूशन रख दिया, मतलब बाहर हाइपर सॉल्यूशन है, अंदर हाइपो है, तो बिल्कुल अंदर से बाहर पानी आएगा और ये श्रिवल होके पिकल बन जाएगा। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। और अगर आप नोटिस करो तो सॉल्यूशंस चैप्टर के अंदर असर्शन रीजन के क्वेश्चंस पर्टिकुलरली ऑस्मोसिस वाले पार्ट में से बन रहे हैं। ये टॉप ऐसे 30 क्वेश्चंस हैं पाजी आपके लिए लेके आया है। ट्रेंड को ऑब्जर्व करो, इसमें ट्रेंड में एमसीक्यूज में ही अटकोगे, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब अटकने में आप ये नोटिस करो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हैं असर्शन रीजन टाइप के। सो प्लीज उन पैराग्राफ को अच्छे से एनसीईआरटी के थ्रू गो थ्रू कर लो लाइन बाय लाइन।
through this process of reverse osmosis, through the process of reverse osmosis, raw mango shrivel into pickle. बकवास मत कर यार, रीजन क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस? नो, देयर इज ऑस्मोसिस हैपनिंग भाई, रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं है. सो यहां पर आपकी कहानी फॉल्स हो गई, और जब एक स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है तो ऑप्शन निकालना बहुत ही आसान हो जाता है. वो आप लोग टिक करिए, कमेंट बॉक्स में डालिए. इट वुड बी लवली टू interact with you guys while you put this into the comment box. Chaliye, how much ethyl alcohol must be added? Question number 21 to 1 liter of water so that the solution will freeze at -14 degree Celsius. तो भैया देखो, ये TF दिया है, डेल्टा TF नहीं दिया है. This is TF. Okay, ethyl alcohol मतलब C2H5OH. Okay, 1 liter of water so that solution will freeze. KF for water दे दिया 1.86. मतलब अपने को ढूंढना क्या है? अपने को ढूंढना है how much ethyl alcohol. तो मतलब mass of C2H5OH ढूंढना है. अब TF मेरे को दे दिया. TF नॉट मैं जानता हूं 0 डिग्री सेल्सियस होता है. प्योर वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस. दिस इज -14 डिग्री सेल्सियस. डेल्टा TF निकालूंगा तो डेल्टा TF मेरे पास क्या आएगा? डेल्टा TF मेरे पास आ जाएगा 14, बिकॉज दैट विल बी TF नॉट माइनस TF. सो 0 माइनस ऑफ -14 तो +14. डेल्टा TF आ गया. डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी. KF आपको दिया हुआ है और मुझे मास यहां पर ढूंढना है, तो मोलैलिटी को एक्सपैंड करूंगा. W बाय मोलर मास ऑफ इथाइल अल्कोहल आप आराम से ढूंढ सकते हो. मास ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया हुआ है टू 1 लीटर ऑफ वाटर. अब 1 लीटर ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज व्हाट? डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml. सो 1000 ml में 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर आ जाएगा. सो दिस इनडायरेक्टली आपको 1 kg दिया हुआ है. ठीक है, सो ये चीज 1 ही हो जाएगी. सो आपके पास ये बाय ये बचा. मोलर मास को सब्जेक्ट बनाओगे, और नहीं, मास को सब्जेक्ट बनाना है. मास को सब्जेक्ट बनाओगे तो डेल्टा TF इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाय KF. यू विल सॉल्व दिस वैल्यू, फाइंड आउट द ऑप्शन एंड पुट इट इन द कमेंट बॉक्स. मैं यहां पर सॉल्व नहीं कर रहा हूं बिकॉज वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा. तो आप क्या करोगे? सॉल्व करके ये आंसर को कमेंट बॉक्स में डाल दोगे. सो क्वेश्चन नंबर 21 नोट डाउन कर लीजिएगा. पाजी वेट करेगा आपके आंसर्स के लिए. परफेक्ट है. चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन? लो बॉय, यहां पर आ गया है वो समय जब पाजी की कक्षा में आप बैठते हो कि भाई पाजी कोई ऐसा ट्रिक दे दे कि जिससे हमारे ऐसे क्वेश्चंस तो फटाफट सॉल्व हो जाए. तो भैया ऐसे क्वेश्चंस का ट्रिक मैं आपको दे रहा हूं कि अगर आपको आइडियल सॉल्यूशन ढूंढना है, आइडियल सॉल्यूशन, तो आपको ये देखना है कि दोनों स्पीशीज जो ऐड हो रही हैं एक दूसरे में, उनका मोलर मासेस इज नियरली सेम. ठीक है, बेंजीन, टॉल्यूइन, हेप्टेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, है ना. तो ये क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा. अगर आपको पॉजिटिवली डिविएटेड सॉल्यूशन ढूंढना है तो उसमें आपको ध्यान देना है कि वन ऑफ द लिक्विड अगर अल्कोहल हुआ, कार्बन डाइसल्फाइड हुआ या CCl4 हुआ, तो ये आपका पॉजिटिव डिविएटेड सॉल्यूशन है. भैया ट्रिक लिख लो, पाजी का ट्रिक है ये. हाँ, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? पॉजिटिव डिविएटेड. और इस पे से 1 क्वेश्चन आना ही आना है. कोई एक सेट बोर्ड एग्जामिनेशन में देखेगा आपको जिसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा. अब ऐसे ही मुझे ढूंढना है नेगेटिव डिविएटेड. तो नेगेटिव डिविएटेड का ट्रिक है, नेगेटिव डिविएटेड का ट्रिक है जहां पर हम लोग बोलते हैं मिनरल एसिड लाइक HNO3, H2SO4, उनको मैंने किस में डाल दिया? पानी में डाल दिया. इसके अलावा नेगेटिव डिविएशन में 2 इंटरेस्टिंग एक्सेप्शंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं. दैट इज फिनॉल plus aniline is a negative deviated solution and chloroform in acetone is a negatively deviated solution. करेक्ट. तो वन ऑफ द लिक्विड्स अगर ये हो जाए तो सीधा आंखें बंद करके पॉजिटिव डिविएशन. वन ऑफ द लिक्विड अगर मिनरल एसिड है आप उसको डाल सकते हो नेगेटिव डिविएशन. फिनॉल प्लस एनिलीन नेगेटिव, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म नेगेटिव. अब पूछा क्या है? विच ऑफ द फॉर्म विल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन. अब अगर आप देखो क्लोरोफॉर्म नहीं है,
राइट, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। इथेनॉल इन एसीटोन, मैंने बोला वन ऑफ द लिक्विड अगर अल्कोहल हो जाए, वन ऑफ द लिक्विड, दूसरा देखो ही मत, अल्कोहल हो गया, ये पॉजिटिव डिविएशन है, ये मेरे प्यारे दोस्त आपका नेगेटिव डिविएशन है। अब देखो पाजी की ट्रिक से सारे सॉल्व हो जाएंगे। एन-हेक्सेन एंड हेप्टेन, तो इन दोनों का मोलर मास नियरली सेम हो गया, ये आपका आइडियल सॉल्यूशन हो गया। फिनॉल एंड एलिलीन, बोलो नेगेटिव डिविएशन। अब देखो जो ट्रिक दिया है उसी से आपके चारों ऑप्शंस लॉजिकली पाजी ने क्लियर कर दिया। अब इस क्वेश्चन में वो आइडियल की जगह पे नेगेटिव डिविएशन बोले तो भी आंसर निकल आएगा, और अगर वो पॉजिटिव डिविएशन बोले तो भी आंसर निकल आएगा। हाँ, 100% नेगेटिव डिविएशन में दो ऑप्शन करेक्ट पड़ रहे हैं तो वो ऑप्शन में हल्का सा चेंज करेगा सो दैट सिंगल ऑप्शन करेक्ट आए। क्वेश्चन नंबर 23, एन एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स हैज अ बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर ऑफ द टू व्हेन, ध्यान देना, एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स हैज बॉइलिंग पॉइंट लोअर। बॉइलिंग पॉइंट लोअर मतलब वेपर प्रेशर जो है वो बड़ा होगा। यस, सो इट इज अ केस ऑफ लॉजिक। देखो पाजी सोच रहा है आपके साथ, पाजी जो सोच रहा है वो आपके साथ आपके वीडियो में आपको बोल रहा है कि पहला स्टेप पाजी ने ये देख लिया कि भैया अच्छा ये तो लार्ज पॉजिटिव डिविएशन का खेल है, ये लार्ज पॉजिटिव डिविएशन का खेल है। ओके, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब large positive deviation का खेल, so shows a positive deviation from Raoult's law, shows a negative deviation from Raoult's law, show nose deviation। भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि एजियोट्रोपिक का तो मतलब ही वो है जब लार्ज डिविएशन हो, है ना। इट इज सैचुरेटेड, ये भी बिल्कुल नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड, पॉजिटिव और नेगेटिव में पॉजिटिव होगा बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट लोअर हो रहा है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन दूसरे सेट में हो सकता है जहां पर वो ऐसा लिखा होगा एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड हैज अ बॉइलिंग पॉइंट हायर देन आइदर ऑफ द टू व्हेन इट शोज नेगेटिव डिविएशन, सिंपल। उस केस में आपका ऑप्शन बी आएगा। तो भैया एग्जाम में आगे पीछे वालों से क्वेश्चन नंबर बोल के प्लीज पूछ मत लेना क्योंकि उसके सेट में बस इतना चेंज किया होगा। अब उसने ऑप्शन बी लिखा है, उसने आपको ऑप्शन बी बता दिया, आप फंस गए क्योंकि आपके केस में बॉइलिंग पॉइंट लोअर कर रहा था, उसके केस में बॉइलिंग पॉइंट हायर कर रहा था। ठीक है, चल नेक्स्ट असर्शन रीजन क्वेश्चन आ गया। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, इट इज अ फैक्ट। प्लीज इसको अपने दिमाग में डालिए, KF एंड KB दोनों, क्रायोस्कोपिक एंड हिब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट इज अ फंडामेंटल फैक्ट दैट इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अगर आपने सॉल्वेंट चेंज किया तो KF और KB की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। इज इट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट? अरे ऊपर तो खुद ही तो बोल रहा है कि इट इज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, तो भैया वो यूनिवर्सल कांस्टेंट तो है नहीं। यूनिवर्सल कांस्टेंट तो गैस कांस्टेंट जैसा हुआ जो कुछ भी करो हिलता नहीं है ना। तो बस वही चीज है, यहां पर आपको ध्यान देना है। ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट। अब तो इजी हो गया, आराम से आपका आंसर जो है वो निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 25, आहा, अब देखो एकदम टिपिकल फॉर्मूलाज में घुस गया। तो पाजी का वन शॉट अगर आप देखोगे ना, उसमें स्टार्टिंग पहली स्लाइड जो है ना वो फॉर्मूलाज की है। उसका कारण है क्योंकि फॉर्मूलाज के बेसिस पे ऐसे MCQs, अ सॉल्यूशन कंटेन्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास M2। अब ध्यान देना, मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू उसने M2 दे दी। देखो गिवन डेटा को अच्छे से लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इन टर्म्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जरा देखो प्लीज, इसके अंदर मत जाओ, इसके अंदर गए ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। आप पहले अपने हिसाब से लिख लो, पाई इज इक्वल्स टू N/V इंटू R इंटू T है। ओके, इसको पहले पाई इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास दैट इज M2 इंटू V इंटू R इंटू T। ठीक है, पहले इतना बना लो। अब मोलर मास को सब्जेक्ट बनाओ, तो मोलर मास को जैसे ही आप सब्जेक्ट बनाओगे तो मास बाय पाई इंटू V इंटू R इंटू T है। पहले आप यहां तक पहुंच जाओ। अब आप देखो कि उसने किस नेचर में पूछा है, उसने किस नेचर में पूछा है। तो अगर आप देखोगे उसी नेचर में आ रहा है, बस उसने अरेंजमेंट ऐसा किया है कि W की जगह पे M2 यूज किया है। देखो मास है ना, तो इसको आप हल्का सा रब करके M2 कर दो ताकि वो उसके जैसा दिखना चालू हो। और अगर आप देखो तो उसने पाई को RT बाय इसके साथ मिक्स कर दिया है, सो RT बाय पाई ऐसा करके। सो दिस इज इन वन ब्रैकेट। अब आप देख लो किसके साथ मैच हो रहा है। सो M2 बाय V इंटू RT बाय पाई, दिस इज द ऑप्शन विच इज मैचिंग।
m2 by pi into VRT, नहीं बिल्कुल भी नहीं, v तो नीचे होना चाहिए, पाई भी नीचे होना चाहिए, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, क्योंकि पाई तो नीचे होना चाहिए, है ना। पाई पाई का हिसाब लेना है अपने को यहाँ पर, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चल, कहानी एकदम खत्म। 26. The correct option for the value of vapor pressure of solution at 45 degrees Celsius with benzene to octane in molar ratio 3:2 is, अब molar ratio दे दिया है, molar ratio दे दिया है 45 degrees Celsius, vapor pressure of benzene is 280 mm of Hg and that of octane is 420 mm of Hg. Assume ideal gas. अब जरा सबसे पहले क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन में घुस के पहले तो ये पता करो कि ये पूछ कहां से लिया इसने, है ये पूछ इसने ले लिया है राउल्ट्स लॉ में से। अब राउल्ट्स लॉ के कहानी में अगर आपको पता हो तो P इज इक्वल टू P नॉट ऑफ क्या क्या दिया है, बेंजीन एंड ऑक्टेन, सो P इंटू दिस मोल फ्रैक्शन प्लस P नॉट ऑफ O इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O। अब बच्चा बोलता है सर मोल फ्रैक्शन तो दिया नहीं है, चलो P नॉट तो मिल गए सर, P नॉट तो नीचे दिया है, तो P नॉट तो मैं यहां पर लिख लूंगा 280 प्लस यहां पर आ जाएगा 420। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालें, तो देखो ना ये दिया ना, मोल रेशो दिया यार, मोलर रेशो दिया 3:2, मतलब मोल ऑफ बेंजीन इज 3, बेंजीन टू ऑक्टेन ही दिया ना, सो दिस वुड बी 3/5 इनटू यहां पर आ जाएगा 2/5। बस इसको सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। अगेन कमेंट बॉक्स में प्लीज इस चीज का आंसर निकालिए। आई एम नॉट हियर टू सॉल्व दिस, इट्स वेरी सिंपल। आराम से सॉल्व करके इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में दीजिए। Perfect. Question number 27. Lower concentration of oxygen in blood and tissues. Now this is very very interesting. यहाँ पर hashtag star डालिए। पाजी आपको बोल रहा है ये दो पैराग्राफ्स मैक्सिमम बच्चे मिस कर जाते हैं। Application of Henry's law, अनॉक्सिया एंड बेंड्स। बेंड्स जो है वो नाइट्रोजन की वजह से होता है, अनॉक्सिया जो है वो ऑक्सीजन की वजह से होता है। पहले दो गैसेस ध्यान में रखो। आपका जो बेंड्स है वो डीप सी में जाने पे, डीप डाइविंग में होता है, और आपका एनॉक्सिया हायर एल्टीट्यूड्स पे होता है। अब आपको ये समझना है कि ये हो क्या रहा है यहां पर। सो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ द पीपल लिविंग एट हायर एल्टीट्यूड इज ड्यू टू व्हाट, ठीक है। सो एज यू गो अबव द सी लेवल व्हाट हैपेंस, सो व्हाट हैपेंस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस, राइट। सो लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर थिन्स द एयर अराउंड यू, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन अवेलेबल होनी चाहिए वो वहां अवेलेबल होती नहीं है। दैट्स वन कंडीशन। ओके, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, एज वी मूव एट द हायर एल्टीट्यूड्स, क्या टेम्परेचर लोअर होता है? हाँ बिल्कुल टेम्परेचर लोअर होता है, लेकिन क्या टेम्परेचर लोअर होने की वजह से आपके ऑक्सीजन का थिनिंग कहीं पे भी रिलेटेड है? तो नहीं, बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। सो यहां पर आपका जो आंसर आएगा इट इज ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। खत्म, कहानी ओवर। 27th क्वेश्चन सी ऑप्शन यहां पर आएगा। प्लीज इस चीज को अच्छे से और बढ़िया से लिख लीजिए। आउट ऑफ द फॉलोइंग 10 मोलर aqueous solution which one will show largest freezing point depression? ध्यान, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की बात की है, मतलब डेल्टा TF की बात की है। और सारे के सारे अगर आप देखोगे, नहीं सारे तो नहीं है, ये डिसोसिएट होगा, ये डिसोसिएट होगा, ये होगा, ये तो नहीं होगा। सो ये तो ऑप्शन में से पहले निकल गया, क्योंकि इनके पार्टिकल्स इनसे ज्यादा होंगे, क्योंकि ये ग्लूकोज है। अब उनमें भी अगर आप देखो तो मैक्सिमम पार्टिकल्स यहां मिलेंगे 5, राइट। सो देयर विल बी 5 पार्टिकल्स ओवर हियर, 3 पार्टिकल्स ओवर हियर एंड 2 ओवर हियर। एंड माय डियर फ्रेंड, यहां पर एक ट्विस्ट बता दूं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की जब वो बात कर रहा है तब आपको ये ध्यान देना है कि डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। लेकिन अगर उसने फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की बात कर ली होती तो I और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उस केस में आपका आंसर जो है वो ये आ जाता, उस केस में आपका आंसर ये आ जाता, बिकॉज इसका I वैल्यू लीस्ट आता। और क्योंकि अभी डेल्टा TF पूछा है तो आपका ऑप्शन D आएगा। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज टिक्ड ओवर हियर। प्लीज ये रिलेशन अच्छे से नोट डाउन करिए, वन शॉट में भी हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया हुआ है। Colligative property used for determination of molar mass of polymers and proteins। भैया ऑस्मोटिक प्रेशर, कोई भी और प्रॉपर्टी से पहले ऑस्मोटिक प्रेशर को ही यूज किया जाता है, बिकॉज वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर प्रेशर पे मेजर की जा सकती है।
अदर प्रॉपर्टीज में हमको टेम्परेचर का चेंज करना पड़ता है और प्रोटीन्स और पॉलीमर्स जो होते हैं ना वो टेम्परेचर्स के साथ ब्रेक डाउन हो जाते हैं. वी डोंट वांट टू ब्रेक दोज सॉल्यूट्स. इसीलिए ऑस्मोटिक प्रेशर is the preferred property compared to other colligative properties. तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. So in comparison to 0.01 molar solution of glucose, the depression in freezing point of 0.01 molar MgCl2 solution. अब ध्यान देना, in comparison to this 0.01 मोलर MgCl2 मतलब मेटल नॉन मेटल आ गया, ट्रिक आ गई, वेंट ऑफ फैक्टर, टूटेगा ये. अब ये टूटेगा तो 3 पार्टिकल बनाएगा, ग्लूकोज ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, तो ये हायर आएगा. क्या आएगा? हायर. सो इन कंपैरिजन टू दिस इसका इज हायर, राइट. अब हायर कितना हायर? तो ये अगर x आ रहा है, क्योंकि ये डिसोसिएट और एसोसिएट दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इस x के रिस्पेक्ट में ये x आना चाहिए था, बट क्योंकि 2 और 1 3 पार्टिकल्स में डिसोसिएट होगा, सो अबाउट 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा. तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा. इज दैट क्लियर? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. यहां पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, परफेक्ट है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजेदार. सो दीज वर द टॉप 30 क्वेश्चंस ऑफ योर चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशंस के एमसीक्यूज, जिसके थ्रू पाजी ने आपको क्या किया, पूरा चैप्टर भी रिवाइज करवा दिया. और अगर अभी भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स में, तो पाजी का वन शॉट जाके देखिए, आराम से रिलेट हो जाएंगी ये दोनों वीडियोस. Please wait for the next video to come. Till then, please take care of yourself and share this video. जिसको भी जरूरत है भाई, सेल्फिश मत बनो यहाँ पर. हैं, बाय बाय.